अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां नौकरी ना भी हो तो गवर्नमेंट माँ की तरह पालती है। एक ऐसा कंट्री जो एक ज़माने में कर्ज़ों में डूबा था लेकिन आज मईशत में सबको पीछे छोड़ दिया है। एक ऐसा कंट्री जो जॉब ना होने पर भी पैसे देता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं जर्मनी की। जर्मनी के नेशनल एंथम के पहले लफ्ज़ बोलने पर क्यों जेल में भेज दिया जाता है? जर्मनी की गवर्नमेंट कैसे बेरोज़गार लोगों की मदद करती है? इस कंट्री में लोग कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? क्या वाकई पूरी दुनिया के लिए जर्मनी में तालीम बिल्कुल मुफ्त है? इस कंट्री की क्या खूबसूरती है जो लाखों लोग इसके विज़िट के लिए आते हैं? इसके अलावा बहुत से ऐसे हक़ाइक़ आपको बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चलें अब निकलते हैं जर्मनी के एक शानदार सफ़र पर। जर्मनी का ऑफिशियल नाम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है। इस कंट्री की कुल आबादी 8 करोड़ 40 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 19वें नंबर पर आता है। जर्मनी का कुल रकबा 3,57,592 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 63वें नंबर पर आता है। इस कंट्री की जोग्राफियाई अहमियत भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस कंट्री के बॉर्डर 9 ममालिक से लगते हैं, जिनमें पोलैंड, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड शामिल हैं। दूसरी तरफ बाल्टिक सी की साहिली पट्टी भी लगती है। जर्मनी के लोगों को जर्मन कहा जाता है और इस कंट्री में बोली जाने वाली ज़ुबान भी जर्मन है, जो दुनिया में चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोली जाती है। जर्मनी बहुत खूबसूरत और तरक्की याफ्ता मुल्क है। दुनिया के बहुत से ममालिक के लोग इस कंट्री में आने का ख्वाब देखते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान से जर्मनी कैसे जा सकते हैं। जर्मनी के लोग बहुत मेहनती और क्रिएटिव होते हैं। ये दुनिया भर में आला तालीम याफ्ता होने के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज भी हैं, लेकिन इनकी सकाफ़त में ज़ाती आज़ादी और एहतराम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। जर्मनी में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है, जो पाकिस्तानी 334 रुपये के बराबर और इंडियन 109 रुपये के बराबर है। जर्मनी की जीडीपी 4.45 ट्रिलियन डॉलर है, जो जापान और फ्रांस से भी ज़्यादा है, और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी 57,000 डॉलर के करीब है। मतलब सब ही करोड़ों कमाते हैं। पूरे यूरोप में से जर्मनी सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता है और दुनिया को प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी करता है। इसी वजह से जर्मनी दुनिया की सबसे बड़ी मईशत रखने वाले ममालिक में आता है। चाइना और अमेरिका के बाद इसकी मईशत दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत है। इसकी मईशत में सबसे अहम किरदार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, केमिकल और टूरिज़्म का है। आपने ऑडी, BMW, मर्सिडीज़ बेंज और पोर्च का तो नाम सुना ही होगा। ये तमाम ब्रांड्स जर्मनी के हैं। इन कंपनीज़ की कार्स दुनिया में सबसे लग्जरी कार्स समझी जाती हैं और दुनिया का हर कोई शख्स इन गाड़ियों को लेने की ख्वाहिश रखता है। जर्मनी ये तमाम गाड़ियाँ पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट भी करता है और बिलियन ऑफ डॉलर्स कमाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जर्मनी के लोग अपने नेशनल एंथम का पहला लफ्ज़ क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि इसका मतलब है जर्मनी इज़ अबव एवरीथिंग, मतलब जर्मनी हर चीज़ से ऊपर है। और इसी लाइन को डेसिज्म यानी नस्ल परस्ती की बुनियाद बनाकर हिटलर ने जर्मनी के लोगों में ये एहसास दिलाया था कि दुनिया में जर्मनी के अलावा किसी की हुक्मरानी नहीं होनी चाहिए। इस जुमले को बुनियाद बनाकर दूसरी जंग अज़ीम का आगाज़ किया गया था, जिससे 6 करोड़ के लगभग लोग लुक़मा अजल बन गए। आज जर्मनी में इस जुमले को बोलने पर पाबंदी है। दोस्तों, इस कंट्री में अगर कोई शख्स जेल से भाग जाए तो उसको जुर्म नहीं समझा जाता, क्योंकि उनका मानना है कि आज़ादी हासिल करना हर किसी का हक है। लेकिन दूसरी तरफ जेल की सिक्योरिटी इतनी सख्त होती है कि भागना नामुमकिन होता है। जर्मनी में पाकिस्तानियों और इंडियंस की बड़ी तादाद आबाद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 लाख के करीब पाकिस्तानी आबाद हैं। इसी तरह इंडियंस की तादाद भी 2 लाख के करीब है। ज़्यादातर पाकिस्तानी हेल्थ केयर और IT की जॉब करते हैं। इसके अलावा बहुत से पाकिस्तानी और इंडियन अपने रेस्टोरेंट्स का बिज़नेस भी करते हैं। जर्मनी का दारुल हुकूमत बर्लिन है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। ये सिटी अपनी तारीख और जदीद लाइफस्टाइल की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। दोस्तों, ये कंट्री वर्ल्ड वॉर के बाद मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। इस कंट्री पर कर्जा 96,000 टन सोने की कीमत के बराबर था। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि आज जर्मनी दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत है
1965 तक अमेरिकी इमदाद पर चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था। 14 ममालिक जर्मनी को इमदाद देते थे और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान भी जर्मनी को इमदाद देता था। जनरल अयूब खान के दौर में पाकिस्तान ने जर्मनी को 120 मिलियन डॉलर का कर्ज भी दिया और इस मेहरबानी को आज भी जर्मनी याद रखता है। 50 साल पहले जर्मनी के ये हालात थे कि आज ये सबको पीछे छोड़ चुका है। जर्मनी ने अपना कभी भी डिफेंस बजट ज़्यादा नहीं रखा, जो इस बात को साबित करता है कि मुल्क कभी भी डिफेंस का बजट बढ़ाने से महफूज नहीं होता, बल्कि मजबूत मईशत मुल्क को महफूज बनाती है। लेकिन सोचने की बात यह है कि इतने कर्जे में डूबे हुए मुल्क ने कैसे इतनी तरक्की की। इसकी सबसे बड़ी वजह ईमानदार हुक्मरान है। जर्मनी ने सबसे ज़्यादा पैसा तालीम पर खर्च किया। आज जर्मनी का इंजीनियरिंग का शोबा सबसे पहले नंबर पर आता है। इसी वजह से आज जर्मनी का लिटरेसी रेट 99% है, मतलब पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ भी इस कंट्री में मौजूद है। लेकिन अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं तो जर्मन ज़ुबान सीखे बगैर आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ इंग्लिश ज़्यादा नहीं बोली जाती और ना ही यहाँ के लोग इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं। चाहे आप जर्मनी के शहरी हैं या पाकिस्तान या इंडिया से पढ़ने के लिए जर्मनी जाना चाहते हैं, सबके लिए तालीम बिल्कुल मुफ्त है। लेकिन जर्मनी ने एक शर्त रखी है कि आपको एक साल के लिए 10 से 12,000 यूरो जमा करवाने पड़ेंगे। जब आप जर्मनी में तालीम लेने के लिए पहुंच जाएंगे तो हर महीने गवर्नमेंट आपको पैसे वापस देती रहेगी, जो तकरीबन 1100 यूरो के करीब होते हैं। इस सब का मकसद ये होता है कि अगर आप तालीम मुफ्त हासिल करने आए हैं तो बाकी मामलात में आप जर्मनी पर बोझ ना बने और अपना खर्चा खुद उठाएं। जर्मनी में सबसे मुश्किल काम घर हासिल करना है, क्योंकि घरों के किराए बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है रिहाइश आपको सिटी से बाहर लेना पड़े। आम तौर पर एक कमरे का एक महीने का किराया 600 यूरो, खाने पीने का खर्चा 300 यूरो, तकरीबन 100 यूरो की मेडिकल इंश्योरेंस और इसके अलावा दूसरे खर्चे डालकर महीने का 1300 यूरो तक खर्चा आ जाता है। दोस्तों, ये ऐसा कंट्री है जहां गवर्नमेंट अपने लोगों से माँ जैसा ही सलूक करती है। इसे सही मानों में वेलफेयर स्टेट भी कहा जा सकता है। अगर आपकी नौकरी चली जाए और जब तक नई नौकरी ना मिले तो गवर्नमेंट आपके बच्चों के हिसाब से पैसे भी देती है। आम तौर पर एक बच्चा हो तो 250 यूरो, 2 बच्चे हों तो 500 यूरो मिलेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस इनकम के लिहाज से आपको मिल जाती है, लेकिन एक मसला हमेशा रहता है कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल काम है। इस कंट्री का सबसे अच्छा वीज़ा जॉब सीकिंग वीज़ा है, जो आपको 6 माह के लिए मिलता है। इसका तरीका भी ये है कि 6 महीने का खर्चा जमा करवाना पड़ता है। जब तक जॉब नहीं मिलती तब तक के लिए आपको गवर्नमेंट पैसे देती है। जब जॉब मिल जाए तो ये पैसे वापस मिल जाते हैं। जर्मनी में आने वाले लोग इसकी ख्वाहिश से भी आते हैं ताकि उनको नेशनैलिटी मिल जाए। जर्मनी का पासपोर्ट दुनिया का मजबूत तरीन पासपोर्ट गिना जाता है, जिसके पासपोर्ट से आप 192 ममालिक में बगैर वीज़ा सफ़र कर सकते हैं। जर्मनी के पासपोर्ट के साथ अब आप ड्यूअल नेशनैलिटी भी रख सकते हैं। नेशनैलिटी लेने के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि आपका 5 साल का जर्मनी में स्टे होना चाहिए। दोस्तों, काम और पढ़ने के अलावा इस कंट्री में टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 करोड़ के करीब लोग सालाना इसका विज़िट करने के लिए आते हैं, क्योंकि यह बहुत खूबसूरत कंट्री है। कुदरती खूबसूरती, जदीद लाइफस्टाइल और कदीम आर्किटेक्चर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। टूरिस्ट सबसे पहले जर्मनी के कैपिटल बर्लिन में आते हैं। ये है बर्लिन का खूबसूरत एयरपोर्ट। ट्रेन या बस के ज़रिए आप आसानी से सिटी सेंटर में पहुँच जाएंगे। इस कंट्री का मौसम सर्दियों में -15 सेंटीग्रेड तक चला जाता है और गर्मियों में 20 सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इस सिटी की नाइट लाइफ भी पूरे यूरोप में बहुत ज़्यादा फेमस है। सारी रात शराब खाने और नाइट क्लब खुले रहते हैं, क्योंकि जर्मनी के लोग शराब भी बहुत ज़्यादा पीते हैं। इस शहर का आर्किटेक्चर भी बहुत तारीखी है। पूरे सिटी में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। इस सिटी में आप ट्रेन के ज़रिए आसानी से सफ़र कर सकते हैं, जो सबसे सस्ता ज़रिया है। 3 यूरो में आपको 120 मिनट तक की राइड मिल जाती है। ये सिटी भी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है। कहीं भी कचरा आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसकी वजह ये है कि लोग प्लास्टिक और शीशे की खाली बोतल मशीन में डालते हैं, जिस पर गवर्नमेंट उन्हें पैसे भी देती है। इससे गंदगी भी नहीं फैलती और गवर्नमेंट का सफाई पर खर्चा भी बचता है और लोग भी पैसा लेकर खुश हो जाते हैं।
اس کنٹری کی ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ ہم جنس پرستی بھی اس کنٹری میں عام ہے۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں دوسری جنگ عظیم میں راتوں رات برلن میں ایک دیوار بنائی گئی تھی۔ کچھ لوگ دیوار کے ایک طرف اور کچھ لوگ دوسری طرف رہ گئے تھے۔ اس دیوار کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ یہ ملک چھوڑ کر نہ جائیں۔ کافی حد تک یہ دیوار اب ختم ہو چکی ہے، کچھ حصے اس کے ابھی بھی باقی ہیں۔ اسے برلن وال بھی کہا جاتا ہے۔ اس سٹی میں آپ کو چرچز بھی بہت زیادہ نظر آئیں گے۔ جرمنی میں 60% مسیحی، 6% مسلم، 3% ایسے لوگ ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے اور باقی دوسرے مذہب کے لوگ آباد ہیں۔ دوستو یہ ہے جرمنی کی پارلیمنٹ اور ہٹلر بھی اسی پارلیمنٹ میں بیٹھا کرتا تھا۔ ہٹلر نے جرمنی سے یہودیوں کو نکالا بھی اور قتل عام بھی کیا، اس لیے ہٹلر یہودیوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ پوری دنیا میں کچھ لوگ ہٹلر کو ہیرو سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ ویلن سمجھتے ہیں۔ برلن کے مین اسکوائر میں لوگوں کا سب سے زیادہ رش دیکھنے کو ملے گا۔ ایک زمانے میں برلن میں داخل ہونے کا یہی راستہ تھا۔ برلن کے چیک پوائنٹ چارلی اسٹریٹ میں برانڈ کی شاپس اور ریسٹورنٹ سب سے زیادہ آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ اسے شاپنگ اسٹریٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں راتوں رات دیوار بنائی گئی تھی۔ برلن میں اندرا گاندھی اسٹریٹ بھی موجود ہے کیونکہ یہاں انڈین بڑی تعداد میں رہتے ہیں۔ آپ جب بھی برلن جائیں تو شام کے وقت الیگزینڈرا پلازا کا ضرور وزٹ کریں۔ اس جگہ بہت سے شاپنگ مالز بھی موجود ہیں اور سب سے زیادہ رونق بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ برلن اسٹریٹ میں 960 سے بھی زیادہ پلز ہیں جو وینس سٹی سے بھی زیادہ ہیں۔ چلیں اب برلن سے چلتے ہیں جرمنی کے دوسرے سٹی جس کا نام ہے فرینکفورٹ۔ آپ برلن سے ٹرین سے بآسانی سے فرینکفورٹ پہنچ جائیں گے۔ یہ سٹی بہت خوبصورت اور جدید ہے۔ اس سٹی میں بھی ٹرین میں سفر آپ بآسانی کر سکتے ہیں۔ اس سٹی کا آرکیٹیکچر بہت خوبصورت ہے۔ اس سٹی کو جرمنی کا فائنینشیل کیپٹل بھی کہتے ہیں۔ یورپ کے بہت سے بینک کے ہیڈ کوارٹرز بھی اس شہر میں موجود ہیں۔ اس شہر کے اندر سے بھی دریا گزرتا ہے جو اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ چلیں اب چلتے ہیں فرینکفورٹ سے میونک سٹی میں۔ BMW کا ہیڈ کوارٹر بھی اسی سٹی میں موجود ہے۔ یہ سٹی بہت جدید ہے۔ اس سٹی کا مین اسکوائر مرینا پلاتز ہے جہاں آپ کو سب سے زیادہ رونق نظر آئے گی۔ سردیوں میں اس سٹی میں برف باری بھی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن سردیوں میں ٹورسٹ بھی بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ دوستو جرمنی کی بنیاد 1871 میں ایک جرمن شہزادی نے رکھی تھی اور کنگ آف پروشیا نے یہاں پر حکومت کی جس کو کیسر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا لیکن اس کے بعد جرمنی نے ایسی ترقی کی کہ سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور ویلفیئر اسٹیٹ بن گیا۔ آج اسی وجہ سے ہر کوئی جرمنی جانے کی خواہش رکھتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل انفو بائی طلحہ کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔